नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम त्रिभुजों पर आधारित कक्षा 10 में जो प्रमेय सिखाए जाते हैं उन्हें सीखने की कोशिश करेंगे। ये सारे के सारे प्रमेय जो हैं वे समरूप त्रिभुजों पर आधारित हैं। तो पहला प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। कि जैसे कि यहाँ पर हमने एक त्रिभुज ABC ले रखा है, यहाँ पर हमने एक रेखा DE खींची है जो कि BC के समांतर है, तो हम इसे सिंगल एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये त्रिभुज की बाकी की दो भुजाओं AB और AC को बिंदु D और बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमें प्रूव करना है कि AD और DB का अनुपात जो है वो AE और EC के अनुपात के बराबर होगा। तो इसे प्रूव करने के लिए हम बिंदु E से AB पर एक लंब खींचेंगे और फिर त्रिभुज BEA को बनाएंगे और साथ ही साथ बिंदु D से AC पर लंब खींचेंगे और फिर त्रिभुज ADC को भी बनाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर EN जो है वो AB पर लंब है और DM जो है वो AC पर लंब है। तो यहाँ पर वास्तव में त्रिभुज ADE और त्रिभुज DBE इन तीनों की ऊंचाई जो है वो EN के बराबर होगी। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBE के क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात जो है वो बराबर हो जाएगा 1/2 गुना AD गुना NE बटा 1/2 गुना DB गुना NE के। त्रिभुज DBE में हमने आधार DB लिया है और NE जो है वो उसकी ऊंचाई हो गई है। और जब हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ पर हमने इसका आधार AD लिया है और तब इसकी ऊंचाई जो है वो NE के बराबर हो जाएगी। तो इस 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इस NE से ये NE कैंसिल हो जाएगा और ये जो अनुपात है इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का वो आधारों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और अभी यदि हम बात करें त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज ECD के क्षेत्रफल की, यहाँ पर इस बार हम ADE का क्षेत्रफल निकालते वक्त AE को उसका आधार मानेंगे और EDC के क्षेत्रफल को निकालते वक्त EC को इसका आधार मानेंगे। तब इन दोनों की ऊंचाइयां जो है वो DM के बराबर हो जाएगी। तो ADE के क्षेत्रफल को आप लिख सकते हैं 1/2 AE गुना DM के बराबर और त्रिभुज ECD के क्षेत्रफल को आप लिख सकते हैं 1/2 आधार हम EC को मानेंगे और ऊंचाई जो है वो फिर से DM के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर से इस 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा AE/EC के। ठीक है। तो ये हमारे पास दो समीकरण आ गए। अभी यहाँ पर यदि हम इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो ये न्यूमरेटर में दोनों ही जगह ADE का क्षेत्रफल है। तो न्यूमरेटर यहाँ पर दोनों जगह बराबर है, लेकिन यदि हम डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में हमें ये जो दो त्रिभुज मिल रहे हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों का क्षेत्रफल भी जो है वो बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वे एक ही आधार DE पर बने हैं और दोनों त्रिभुजों का तीसरा जो शीर्ष है वो भुजा BC पर उपस्थित है और BC जो है वो DE के समांतर है। तो इन दोनों ही त्रिभुजों की ऊंचाई जो है वो बराबर होगी। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से बने हुए त्रिभुज जो होते हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। मतलब कि त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ECD के क्षेत्रफल के। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड यदि बराबर है तो राइट हैंड साइड भी इन दोनों इक्वेशंस की बराबर होगी। मतलब कि आप कह सकते हैं कि AD और DB का अनुपात जो है वो AE और EC के अनुपात के बराबर हो। तो ये हुआ हमारा पहला प्रमेय, यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। और अभी हम दूसरे प्रमेय की तरफ चलते हैं। प्रमेय नंबर 2 में हमें कहा गया है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? हमने माना है कि वो रेखा DE जो है वो तीसरी भुजा के समांतर नहीं है और उसके बाद हमने एक और रेखा DE' खींची है जो कि BC के समांतर है। DE जो कि इस त्रिभुज की बाकी की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है वो समांतर नहीं है, ऐसा हम शुरू में मान के चल रहे हैं। तो उस प्रकार से हमें ये दो बिंदु E और E' मिलेंगे। और अभी हम यदि ये प्रूव कर पाए कि ये बिंदु E और E' वास्तव में एक ही बिंदु है तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि ये रेखा जो है वो तीसरी भुजा BC के समांतर है। तो यहाँ पर हमने माना है कि DE जो है वो AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब कि AD अनुपात DB ये बराबर है AE अनुपात EC के।
ठीक है। लेकिन पहले प्रमेय में हमने सीखा था कि किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा बाकी की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। और यहाँ पर हमने डी ई डैश जो है वो उस रेखा को माना है, मतलब कि ए डी और डी बी का अनुपात जो है वो पहले प्रमेय के हिसाब से बराबर होना चाहिए ए ई डैश और ई डैश सी के अनुपात के। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, मतलब कि हम लिख सकते हैं कि ए ई और ई सी का अनुपात जो है वो बराबर है ए ई डैश और ई डैश सी के अनुपात के। तो दोनों ही तरफ यदि हम +1 करें तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ये बराबर हो जाता है ए ई प्लस ई सी बटा ई सी। ये बराबर होगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी बटा ई डैश सी के। ठीक है, ए ई प्लस ई सी जो है वो बराबर है ए सी के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए सी और ई सी का अनुपात जो है वो बराबर होगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये भी ए सी के बराबर होगा ए सी और ई डैश सी के अनुपात के। तो बराबर के दोनों तरफ की ये भिन्नें जो है वो एग्जैक्टली बराबर होनी चाहिए। इनका न्यूमरेटर जो है वो तो बराबर है, तो अगर इनका न्यूमरेटर बराबर है तो इनके डिनोमिनेटर भी जो है वो बराबर होने चाहिए, मतलब कि ई सी बराबर होना चाहिए ई डैश सी के। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ई डैश और ई जो है वो एक ही बिंदु हो, अन्यथा दोनों रेखाएं जो है वे आपस में बराबर नहीं होंगी। मतलब कि ई जो है वो ई डैश के संपाती है, और अगर ई जो है वो ई डैश के ऊपर स्थित है तो डी ई जो है वो भी बी सी के समांतर होगी। और यही हमें इस दूसरे प्रमेय में प्रूव करना था कि यदि रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा जो है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। यहाँ पर हमने प्रूव किया कि चूंकि डी ई डैश समांतर है बी सी के, तो डी ई जो है वो भी समांतर होगी बी सी के, क्योंकि ई डैश और ई जो है वो वास्तव में एक ही बिंदु है। और अभी हम तीसरे प्रमेय की तरफ चलते हैं। और तीसरे प्रमेय में हमें कहा गया है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या समानुपाती होती हैं, और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो त्रिभुज हैं जिनमें ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है, और ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, और ये वाला कोण जो है वो इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस त्रिभुज को लेके इसके ऊपर जो है वो पेस्ट कर देंगे। तो चूंकि ये दोनों कोण जो है वे आपस में बराबर थे, तो ये दोनों भुजाएं जो है वो बड़े वाले त्रिभुज की इन दोनों भुजाओं के ऊपर आकर बैठेगी, और ये जो है वो रेखा कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर था, और ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये त्रिभुज ही उठाकर यहाँ पर रखा है, और ये जो है वो इस कोण के भी बराबर था। और साथ ही साथ ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये जो है वो इसी त्रिभुज का एग्जैक्टली यही वाला कोण है, और ये जो है वो इस कोण के भी बराबर है, क्योंकि ये हमें दिया गया है। और अभी मैं यदि इन बिंदुओं को ए बी सी, ये हमारा बड़ा वाला त्रिभुज था, और इस बिंदु को डी और इस बिंदु को यदि मैं ई नाम दे दूं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोण ए डी ई बराबर है कोण ए बी सी के, और कोण ए ई डी बराबर है कोण ए सी बी के। और कोणों की ये जोड़ी और कोणों की ये जोड़ी जो है वो दो रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा द्वारा उसके एक ही ओर बने हुए दो कोण हैं। यदि हम डी ई और बी सी रेखाएं लें और ए बी को तिर्यक रेखा माने, तो ये दोनों कोण जो है तिर्यक रेखा ए बी के सीधे हाथ की तरफ बने हुए कोण है, और ये दोनों कोण जो है वो तिर्यक रेखा ए सी के उल्टे हाथ या लेफ्ट हैंड की तरफ बने हुए दोनों कोण है। और ये दोनों कोण अगर बराबर हैं तो इसका मतलब है कि भुजा डी ई और भुजा बी सी ये दोनों आपस में समांतर हैं। ये समांतर रेखाओं की एक प्रमेय है जिसका उपयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रमेय 1 के हिसाब से ए डी और डी बी का अनुपात जो है वो बराबर होगा ए ई और ई सी के अनुपात के। और यदि हम इसे पलट दें या इसे प्रतिलोम के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं डी बी और ए डी का अनुपात जो है वो बराबर होगा ई सी और ए ई के अनुपात के। और बराबर की दोनों तरफ अगर हम एक जोड़ देते हैं तो इसका मान नहीं बदलता है, या आप लिख सकते हैं कि डी बी प्लस ए डी बटा ए डी ये बराबर होगा ई सी प्लस ए ई बटा ए ई के। डी बी प्लस ए डी जो है वो ए बी के बराबर हो जाएगा, तो इसे आप लिख सकते हैं
ए बी और ए डी का जो अनुपात है वो बराबर होगा ई सी प्लस ए ई। ई सी प्लस ए ई जो है वो ए सी के बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा ए सी अनुपात ए ई के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि ए बी अनुपात ए डी बराबर है ए सी अनुपात ए ई के। और इसी प्रकार से यदि हम यहाँ से डी बी के समांतर एक रेखा खींचें तो ये कुछ इस तरह से होगी, और तब आप लिख सकते हैं कि ए सी अनुपात ए ई बराबर होगा, इस बिंदु को यदि हम बिंदु एफ माने तो ये बराबर होगा बी सी अनुपात बी एफ के। और यहाँ पर चूंकि डी ई समांतर है बी सी के और डी बी समांतर है ई एफ के, जो कि हमने अभी अभी खींची है, तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं भी जो हैं वे बराबर होती हैं, मतलब कि भुजा बी एफ और डी ई जो हैं वे आपस में बराबर होंगी। तो आप इसे लिख सकते हैं ए सी अनुपात ए ई बराबर है बी सी अनुपात डी ई के, क्योंकि बी एफ और डी ई जो है वे आपस में बराबर है, क्योंकि बी डी ई एफ जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ से यदि हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो आप लिख सकते हैं कि ए बी अनुपात ए डी बराबर है ए सी अनुपात ए ई के, और ये बराबर है बी सी अनुपात डी ई के, जहाँ पर ए बी, ए सी और बी सी जो है वो इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजाएं हैं, और ए डी, ए ई और डी ई जो है वो इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजाओं के बराबर है। यहाँ पर यदि हम इस छोटे वाले त्रिभुज का नाम पी क्यू आर रखें तो इस बिंदु P का जो नया नाम है वो यहाँ पर A हो जाता है, और इस Q का नया नाम D हो जाता है, और इस बिंदु R का नया नाम यहाँ जाकर E हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर हैं और तीनों भुजाएं जो हैं वे समानुपाती हैं, मतलब कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप त्रिभुज हैं। तो ये हुआ तीसरा प्रमेय, और अभी इसके बाद हम चौथे प्रमेय को देखेंगे। और चौथे प्रमेय में हमें कहा है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, और इसीलिए दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप भी होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो त्रिभुज हैं ए बी सी और डी ई एफ। इन्होंने कहा है कि इनकी भुजाएं जो हैं वे समानुपाती हैं, मतलब कि डी ई और ए बी का अनुपात बराबर है डी एफ और ए सी के अनुपात के, और ये बराबर है ई एफ और बी सी के अनुपात के। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, और हमें सिद्ध करना है कि इनके तीनों कोण जो हैं वो भी आपस में बराबर हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि बिंदु D को बिंदु A पर रखने की कोशिश करेंगे, और DE को माप के प्रकार की नोक को A पर रखकर यहाँ पर एक चाप इस प्रकार से खींचेंगे कि यदि हम इस बिंदु को P माने तो AP DE के बराबर हो, और DF को माप के फिर से प्रकार की नोक को A पर रख के एक और चाप इस प्रकार से यहाँ खींचेंगे कि यदि हम इस बिंदु को Q माने तो AQ की लंबाई जो है वो DF के बराबर हो, और उसके बाद हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर AP जो है वो बराबर है DE के, और AQ जो है वो बराबर है DF के। तो यहाँ पर यदि हम DE की जगह पर AP रख दें और DF की जगह पर AQ रख दें तो हमें मिलेगा AP अनुपात AB बराबर है AQ अनुपात AC के, या आप लिख सकते हैं कि AB अनुपात AP बराबर है AC अनुपात AQ के। और दोनों ही तरफ से यदि हम -1 करते हैं तो हमें मिल जाएगा AB माइनस AP अनुपात AP बराबर होगा AC माइनस AQ अनुपात AQ के, या आप कह सकते हैं कि AB माइनस AP जो है वो बराबर होगा PB के, तो PB अनुपात AP बराबर है AC माइनस AQ हो जाएगा QC के बराबर QC अनुपात AQ के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PQ रेखा जो है वो इस बड़े त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, और चूंकि ये समान अनुपात में विभाजित करती है मतलब कि PQ जो है वो समांतर है BC के, और यदि PQ और BC समांतर हैं तो इनके ये संगत कोण जो है ये भी आपस में बराबर होंगे, या आप कह सकते हैं कि कोण APQ बराबर हो जाएगा कोण ABC के, और साथ ही साथ ये वाला कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के, यानी कि कोण AQP बराबर हो जाएगा कोण ACB के। और यहाँ पर यदि हम बिंदु Q से एक और रेखा QR इस प्रकार खींचें
कि क्यू आर जो है वो समांतर है पी बी के, तो ये जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज पी क्यू आर बी, ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, जहां पर पी बी समांतर है क्यू आर के, या आप लिख सकते हैं कि क्यू आर जो है वो समांतर है ए बी के। तो यहाँ पर चूंकि क्यू आर ए बी के समांतर है, मतलब क्यू आर बी जो है वो इस दिए हुए त्रिभुज की दो भुजाओं सी बी और सी ए को समान अनुपात में विभाजित करेगी, या आप कह सकते हैं कि क्यू सी अनुपात ए क्यू बराबर होगा सी आर अनुपात आर बी के। और यहाँ पर भी यदि हम दोनों तरफ एक को जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा क्यू सी प्लस ए क्यू, मतलब ए सी अनुपात ए क्यू, ये बराबर हो जाएगा बी सी अनुपात बी आर के। और यहाँ पर ये बी आर जो है वो इस पी क्यू के बराबर है, तो इसे आप लिख सकते हैं बी सी अनुपात पी क्यू के। या फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ए क्यू और ए सी का अनुपात जो है वो बराबर है पी क्यू और बी सी के अनुपात के। और यहाँ से यदि आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो आप लिख सकते हैं कि ए क्यू अनुपात ए सी बराबर है पी क्यू अनुपात बी सी, और ये बराबर है ए पी अनुपात ए बी के। और यहाँ पर ए पी जो है वो डी ई के बराबर है और ए क्यू जो है वो डी एफ के बराबर है। तो इन दोनों को कंपेयर करने से आप कह सकते हैं कि पी क्यू जो है वो वास्तव में ई एफ के बराबर है। और इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पी क्यू बराबर है ई एफ के, मतलब कि ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए पी क्यू जो है वो सर्वांग है, और इनका ये तीसरा कोण जो है वो भी आपस में बराबर है। मतलब कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं, तो इनके संगत कोण भी जो है वो बराबर होते हैं, और इसलिए दोनों त्रिभुज जो है वे समरूप भी होते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि कोण डी ई एफ बराबर है कोण ए बी सी के, और कोण ई एफ डी बराबर है कोण बी सी ए के, और कोण ई डी एफ बराबर है कोण बी ए सी के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है कि इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण भी आपस में बराबर हैं, और हमें पहले से ही दिया हुआ था कि इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में समानुपाती हैं। तो यदि कोण बराबर हो और तीनों भुजाएं भी समानुपाती हो तो वो दोनों त्रिभुज जो हैं वे समरूप त्रिभुज होते हैं। तो ये तो हमने समरूप त्रिभुजों की परिभाषा के हिसाब से प्रूव किया है, लेकिन इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी सही होने से दोनों त्रिभुज जो है वे समरूप त्रिभुज होते हैं। ये हमने प्रमेय क्रमांक 3 और 4 को देख के समझा है। प्रमेय क्रमांक 3 में हमने सीखा है कि यदि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप त्रिभुज होते हैं। और यहाँ पर हमने सीखा कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में समानुपाती हो तब भी वो दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप त्रिभुज होते हैं। तो ये हुए दो प्रकार जिनमें हम किन्हीं दो त्रिभुजों की समरूपता को जांच सकते हैं। तो ये हुआ चौथा प्रमेय, और अगले वीडियो में हम बाकी के बचे हुए प्रमेयों को लेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।